तो हर इंसान को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दें और ये कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। कई बार यही सोचने का प्रोसेस कि मैं क्या चाहता हूं और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूं, मेरे अंदर उदारता का भाव आने लगता है। जब भी मैं ये देखता हूं कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूं और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले जमा हो जाते हैं। ये सच है कि आपकी दुनिया सिर्फ आपका दर्पण है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितना ज्यादा सिखाता हूं, मैं भी उतना ही ज्यादा सीखता हूं। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा, या जो मुझे मिला वो मैं नहीं चाहता था। पर करीबी जांच और सेल्फ एनालिसिस से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था, बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने टीचर्स को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने यंग लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलट कर देखता हूं कि ये सीखने वालों की अपनी नॉलेज के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं, पर उन ताकतों की मदद से वहां पहुंचना ज्यादा आसान होता है। आपको बस करना इतना ही है कि आप उदार हो जाएं और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार हो जाएंगी। और एक से बढ़कर एक लेसन देता हुआ चैप्टर 9 यहीं पर रुकता है। चैप्टर नंबर 10, और ज्यादा चाहिए। कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 स्टेप्स से संतुष्ट ना हो। उनकी नजर में ये फिलॉसफी ज्यादा है और इसमें काम की बातें कम है। मैं मानता हूं कि फिलॉसफी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की काम की बातें हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं पर करते कुछ नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं दोनों तरह के लोगों का कॉम्बिनेशन हूं। मैं नए विचारों को पसंद करता हूं और मैं काम करना भी पसंद करता हूं। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं, मैं शॉर्ट में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, छुट्टी लें और ये असेस करें कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। पागलपन की डेफिनेशन यही है कि आप वही चीज करते चले जाएं और अलग रिजल्ट की उम्मीद करें। जो कामयाब नहीं हो रहा है वो करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए आइडियाज की तलाश करें। नए इन्वेस्टमेंट के विचारों के लिए मैं किताबों की दुकान में जाता हूं और अलग अलग और अनूठे सब्जेक्ट्स पर किताबें ढूंढता हूं। मैं उन्हें फॉर्मूलों का नाम देता हूं। मैं कैसे करे किताबें उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक किताब की दुकान में जोएल मॉस्कोविट्ज की किताब द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वो बुक खरीदी और पढ़ डाली। तुरंत काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो बुक में कहा गया था। मैंने हर स्टेप बुक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के डील्स के साथ भी यही किया है। ज्यादातर लोग तुरंत स्टेप नहीं उठाते हैं, या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसे फॉलो करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने ऐसा कभी करके नहीं देखा था। किसी ऐसे इंसान को खोजें जिसने वो किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स लें, बिजनेस की बारीकियां समझें। अपने 16% के सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खोजा। मैंने पाया कि वो भी इनमें इन्वेस्ट करती है। तुरंत ही मैंने उसे लंच पर इनवाइट किया। उसने एक्साइटेड होकर मुझे समझा दिया कि इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह की डील कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़ी प्रॉपर्टी को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% के रेट से इंटरेस्ट कमा रहा हूं। मुझे बुक पढ़ने में 1 दिन लगा, स्टेप उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े डील्स करने में सिर्फ 1 दिन लगा। क्लासेस में हिस्सा लें और कोर्सेस खरीदें।
मैं न्यूज़पेपर में नई और इंटरेस्टिंग क्लासेस की खबर खोजता रहता हूँ। इनमें से कई तो मुफ्त होती हैं या उनकी फीस भी बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस टॉपिक पर मैं महंगे सेमिनार्स में भी जाता हूँ। मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए जॉब करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के कोर्सेज में हिस्सा लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे ये बताया करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही काम कर रहे हैं, हमेशा ऑफर देते रहे। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूँ तो मैं कई प्रॉपर्टीज देखता हूँ और आमतौर पर एक ऑफर लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो ये मैं भी नहीं जानता। ये तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर बना देते हैं, मैं कम से कम काम करता हूँ। मेरी एक दोस्त चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वो, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे पर 2 अच्छे थे। मैंने उसे कहा कि वो सभी 6 पर ऑफर लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफर दे। ये सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उनके हिसाब से ये बदतमीजी होती और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता था, पर मैं असल में नहीं सोचता कि एजेंट इतना हार्डवर्क करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वो आज भी सही कीमत पर सही डील के लिए भटक रही है। आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। ये बहुत कम ही होता है कि कोई बेचने वाला असल में ऐसी कीमत मांगे जो रियल वैल्यू से कम हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टर नहीं होते उन्हें समझ नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना मुश्किल होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। अगर मुझे 10 जानवरों का भी ऑफर किया होता तो मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं, बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं पूरे के पूरे जानवर के फॉर्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो ये खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का यह खेल बड़ा मजेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह मजेदार है और यह सिर्फ एक खेल है। ऑफर देते रहें, कोई तो कभी हां कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफर के बचाव के लिए एक लाइन डाल देता हूं। रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफर में लिखता हूं कि बिजनेस पार्टनर की सहमति के बाद ही यह समझौता फाइनल माना जाएगा। मैं ये कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूं और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूं। मैं ये अजीबोगरीब किस्सा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये जान सकें कि ये खेल कितना आसान है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और उन्हें काफी गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही इन्वेस्टर ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह ही है। आपको मार्केट में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी कई अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं। पर जब तक आप सिंडी क्रॉफर्ड या टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूं कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप मार्केट में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएं, खोजें, ऑफर दें, रिजेक्ट करें, बार्गेनिंग करें और एक्सेप्ट करें। यह जिंदगी में हर चीज के बारे में रिपीट किया जाने वाला प्रोसेस है। महीने में एक बार किसी फिक्स जगह से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी भी फिक्स दायरे में जॉगिंग करता था। मैं बदलाव को देखता रहता था। किसी भी डील में फायदे के लिए 2 एलिमेंट का होना जरूरी है, एक तो डील और दूसरा बदलाव। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, पर बदलाव को भांप लेने से सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूं जहां मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे छोटे छोटे बदलावों को देख सकता हूं। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भी भांप लेता हूं जो वहां लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होगा।
मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूँ और आते हुए ट्रकों पर भी नजर लगाए रहता हूँ। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूँ। मैं पोस्टमैन से भी बात करता हूँ। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ, खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहां साल में कई बार ये देखने के लिए चक्कर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षण कहां नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूँ, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे पूछता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूं जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूं या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे स्टोर आने या जाने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की बुक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने पाया है कि कीमत बढ़ने के प्रिंसिपल हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो। नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो, प्रोसेस लगभग वही रहता है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलाशना होता है। कस्टमर हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो कस्टमर दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे आमतौर पर क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो कस्टमर इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो कस्टमर कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो कस्टमर खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम यानी कि रियल एस्टेट $1,00,000 में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वो कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक क्लास में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की क्लास के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं और ना ही समय, इसलिए अब वो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूं जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस आदमी को ढूंढता हूं जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक जगह प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था पर समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक ऑप्शन के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जरूरत खरीद ली। जमीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े मौके नहीं मिलते। इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर बिजनेसमैन ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप भी कम खर्च करते हो तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया डील कर ली, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया है। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें।